तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करते हैं, आपको बताते हैं गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम क्या है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, बात करते हैं। इससे पहले की वीडियो में जो हमने बताया है आपको, उसमें थोड़ा सा हम पुनः एक बार रिवीजन कर देते हैं। उसमें आपको हमने बताया वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है बताया है। कोई एक सतह, एक आपका सरफेस है, इस सरफेस से कितना वैद्युत क्षेत्र गुजरा है, अर्थात इससे कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकली हैं। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बताया था किसी एक वैद्युत क्षेत्र में एक सरफेस रखा हुआ है, इस सरफेस से कितनी बल रेखाएं गुजरी हैं, उनकी संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए हमें वैद्युत फ्लक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो वैद्युत फ्लक्स के बारे में हमने इससे पहले की वीडियो में बताया है। यदि किसी को देखना है तो उसके पहले वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। हम यहाँ बात करते हैं गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय, उसमें बताया था एक सरफेस है, ये आपका सरफेस दिया गया है। पहले हम चर्चा करते हैं कि गॉस की प्रमेय का प्रतिपादन किसने किया था। प्रतिपादन, गॉस की प्रमेय का प्रतिपादन बच्चों किसने किया था, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने किया था। कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने किया था। कब किया था, सन 1835 में इसका प्रतिपादन हुआ था। किसने किया था, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने 1835 में इसका प्रतिपादन किया। लेकिन इसका प्रकाशन जो है 1867 तक भी नहीं कर पाए थे। 1867 तक भी इसका प्रतिपादन नहीं कर पाए थे। बात करते हैं बच्चे गॉस की प्रमेय, गॉस की थ्योरम क्या है। बताया तो कोई एक सरफेस है, आपका सरफेस ये दिया गया है। पहले हम बात करते हैं, यदि इस सरफेस को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है और एक आपका सरफेस ये दिया गया है, इस पर माइनस क्यू आवेश दिया जाता है, तो जो बल रेखाएं होती हैं प्लस क्यू आवेश के कारण इसकी दिशा कहाँ, बाहर की ओर कार्य करती है, और माइनस क्यू आवेश होने के कारण इसकी दिशा कहाँ, अंदर की ओर होती है। अंदर की ओर आएंगी माइनस क्यू आवेश के कारण, और इसकी दिशा क्या होगी, बाहर की ओर। उसने एक आपको सरफेस दिया था, इस पर क्या किया था, आवेश दिया था, प्लस क्यू आवेश दिया था। ये आवेश इस सरफेस किसी कहीं पर भी अंदर इसके कहीं पर स्थापित कर सकते हैं, तो उसके मान में कुछ नहीं। तो उन्होंने बताया कि एक आपको बंद पृष्ठ लेंगे, ये आपका बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ पर आवेश दिया गया, जो भी आवेश है यानी कुल आवेश, जो भी आवेश है, तो क्या बताया था, इस पृष्ठ से जो बल रेखाएं गुजरेंगी यानी वैद्युत फ्लक्स जो कार्य करेगा, वैद्युत फ्लक्स जो फाई बताया था, वो क्या बताया, इस पर कुल आवेश टोटल परिबद्ध, इस पर जो आवेश दिया गया था उसका 1/इप्सिलॉन गुना होता है, यानी 1/इप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये इप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या बच्चों, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो बताया तो जो ये आपका सरफेस दिया गया है, इस सरफेस में जो आवेश आपका दिया जाएगा, सरफेस ये जो नहीं है कि एक गोला ही होगा, कुछ भी हो सकता है, बेलन हो सकता है, शंकु हो सकता है, घन हो सकता है, घनाभ हो सकता है, किसी भी आकृति में होगा, उसका जो आवेश होगा और उसका 1/इप्सिलॉन गुना होता है, आवेश का 1/इप्सिलॉन गुना होता है। आप किसी भी जाएंगे, किसी भी आकृति में जाएंगे, 3D आकृति में, उसका अगर हम निकालेंगे तो आपका यही निकलेगा, Q × 1/इप्सिलॉन। ये आपकी गॉस की प्रमेय होती है। तो बच्चे समझ रहे होंगे, लिखने का तरीका लिख सकते हैं कि गॉस की प्रमेय क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ, ये कैसा है, बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। और वैद्युत फ्लक्स के लिए हमने क्या बताया था कि इससे जो बल रेखाएं गुजरती हैं उनकी संख्याओं को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये इस पर जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, इसके कुल आवेश यानी परिबद्ध का कुल नेट आवेश का 1/इप्सिलॉन गुना होता है। तो परिभाषा आप लोग नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। गॉस की प्रमेय इस तरीके लिखी जा सकती है कि किसी बंद पृष्ठ, हमने बताया था आपका एक ये बंद पृष्ठ है, इस पर कुल आवेश, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स, इससे गुजरने वाला क्या, वैद्युत फ्लक्स फाई, इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध इसका कुल आवेश का 1/इप्सिलॉन गुना होता है। आप लोग मान सकते हैं, माना ये एक पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल क्या है, पृष्ठ ए है,
जिस पर आवेश प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों, वैद्युत फ्लक्स लिख सकते हैं फाई ई बराबर क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट, समझ रहे होंगे, क्यू का 1/एप्सिलॉन गुना, यानी क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो ये आप लोग नोट कर सकते हैं। अब यदि हम बात करते हैं कि हमने इससे पहले वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, यदि क्षेत्रफल ए दिया जाता है तो वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण बंद पृष्ठ का अगर निकालते थे तो संपूर्ण का पूरे का निकालते थे, क्या निकलते, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर यदि होता था तो समझ इसका मान क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट के मान के भी बराबर लिख सकते हैं। तो बच्चे समझ रहे होंगे, ये आपका क्या है, एक बंद पृष्ठ है, इस पर जो आवेश है उसके 1/एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर। एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता, क्या होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता। अब इसका हम इसकी उत्पत्ति करते हैं, किस तरीके से इसका निकाला जा सकता है, कूलाम के नियम के से भी निकाल सकते हैं इसको, तो देखेंगे प्यारे बच्चों। उत्पत्ति करते हैं, तो बच्चों हमने मान लिया कि ये बिंदु है, इस पर प्लस क्यू आवेश दिया गया है। इस बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है, क्या स्थित है, पी स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई दी गई है। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या दी गई, ई दी गई है। अच्छा, प्लस क्यू आवेश के कारण इसकी दिशा बाहर की ओर होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो इसकी ई की दिशा किधर होगी, उस साइड के लिए होगी। आज हम क्या करेंगे, आर त्रिज्या के काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, क्या काल्पनिक गोली पृष्ठ खींचते हैं, गॉसियन गोली पृष्ठ खींचते हैं। क्या आर त्रिज्या का लेकर के एक काल्पनिक गोलीय पृष्ठ खींचते हैं। आज ये गोली पृष्ठ खींच दिया तो इस पृष्ठ का हमने ये क्षेत्र मान लिया, क्या ये क्षेत्र है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सूक्ष्म क्षेत्रफल हमने ये एक अवयव ले लिया, एक सूक्ष्म अवयव ले लिया, ये डीए जैसे उसमें लेते थे, तो डीए जब हमने इसको ले लिया तो इसका क्षेत्रफल हमने मान लिया डीए, और क्षेत्रफल बताया था कि जो पृष्ठ होता उसके अभिलंबोत तो बाहर की ओर होता, तो पृष्ठ की अभिलंबोत एक दिशा ये होगी, बाहर की ओर जाएंगे, इधर की ओर जाएंगे, तो क्षेत्रफल की दिशा इधर होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर की ओर होगी, तो ये एक दूसरे के समांतर हो गए। तो अब इस बिंदु इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो लिखेंगे सूक्ष्म क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो इस सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बच्चों बताया था क्या होता था, फाई ई बराबर, सूक्ष्म है तो डी फाई ई बराबर मान सकते हैं, डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये आपका हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट हमने बताया था क्या, ई अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर डॉट प्रोडक्ट निकालते थे तो क्या होता था, ए बी कॉस थीटा, आपका हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। बच्चों देखेंगे वैद्युत बल की दिशा भी उधर है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा उधर है, बल रेखाएं उधर की ओर करके, तो और वैद्युत जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा बाहर की ओर है उसी दिशा में, और जो क्षेत्रफल है उसकी भी दिशा उसी डायरेक्शन में है, यानी ये एक दूसरे के समांतर है, तो समांतर इनके बीच का कोण कितने अंश होगा, थीटा बराबर 0 अंश। तो लिख सकते हो ई समांतर है किसके, डी ए के, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0 अंश। रखेंगे डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 0, और कॉस 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, तो आपका आ जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए। इसको बच्चों समीकरण 1 डाल सकते हैं,
पहले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, उस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे। यानी किसी यहाँ से ना किसी दूसरे बिंदु पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे तो E बराबर क्या निकालते थे, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q/r²। यानी प्लस क्यू आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे, ये निकालते थे, निकाले लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये E का मान समीकरण 1 में रख देंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से रखेंगे फर्स्ट में, तो आ जाएगा d फाई E बराबर, इसका मान रखेंगे E का 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q/r² इंटू dA। ये बात तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा निकल आया सोच में इस अवयव के। अगर हम पूरे सरफेस का निकालें, इस पूरे गोली पृष्ठ का निकालें, यानी इसे छोटे छोटे और बना देंगे, तो इसका क्या बताया था, छोटे छोटे बनाने के लिए, सबको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, संपूर्ण आकृति का क्या निकालते हैं, समाकरण लिखेंगे। संपूर्ण आकृति के लिए तो क्या लिखेंगे, दोनों ओर समाकलन लेने पर, दोनों ओर समाकलन लेने पर तो क्या हो जाएगा, d फाई E बराबर इंटीग्रेशन 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q/r² इंटू dA। आगे देखेंगे, इससे क्या पूरी आकृति के लिए वैद्युत फ्लक्स क्या था, फाई E था, तो लिख सकते हैं फाई E बराबर, इसके लिए ये बाहर हो जाएगा जो अच्छा रहे, यानी 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q/r² बाहर कर देंगे, अंदर कितना बचेगा, इंटीग्रेशन ये बंद आकृति का, यानी ये बंद पृष्ठ है, ये जो भी आकृति दी गई है उसका संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए दिखा रहा है, संपूर्ण आकृति के लिए दिखा रहा है, तो इसका निकालेंगे। अच्छा ये क्या हमारा संपूर्ण आकृति के लिए इसका निकालेंगे, तो क्षेत्रफल इसका क्या निकले, संपूर्ण आकृति ये क्या है, गोली पृष्ठ है, क्या है, गोली पृष्ठ, गोली पृष्ठ मतलब गोला है, और गोले का क्षेत्रफल क्या, संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r², यानी इसकी जगह हम ये क्षेत्रफल रख सकते हैं जो पूरी आकृति का दिया गया है, तो लेकिन संपूर्ण आकृति का या संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, dA बराबर 4 पाई r² रखेंगे, तो फाई E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q/r², यहाँ पर रखेंगे इसका मान 4 पाई r², 4 पाई से 4 पाई कट गया, r² से r² लापता हो गया, भैया कितना बचा, फाई E बराबर आपका बचा Q/इप्सिलॉन नॉट। ये आपकी यही गॉस की प्रमेय है, इसी को सिद्ध करना था, ये क्या है, गॉस की प्रमेय। समझ रहे होंगे बच्चे, किसी भी पृष्ठ का हम निकाल सकते हैं इसकी कुछ, यदि ये सरफेस है, कोई भी सरफेस होगा, हमने बताया शंकुआकार हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, गोली हो सकता है, घन के आकार में हो सकता है, घनाभ के आकृति में, किसी भी आकृति में हो सकता है। यदि उसके सरफेस पे किसी भी बिंदु पर अगर हम आवेश देते हैं तो उसकी गॉस की प्रमेय, जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो क्या रहता है, Q/इप्सिलॉन नॉट ही रहता है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये जो वैद्युत फ्लक्स है, गॉस की प्रमेय है, ये
किसी पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है, किसी भी आकृति में होगा। हम करेंगे कि यदि आकृति के आयतन को कितना भी बढ़ा दिया जाए, कितना भी कम कर दिया जाए, लेकिन इसका मान क्या Q/ε0 ही रहता है। एक तरीका ये हो गया। दूसरे तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि एक कोई ये हमने मान लिया काल्पनिक पृष्ठ है, इस पर हम क्या सूक्ष्म क्षेत्रफल dA ये लेंगे। अच्छा, इसकी दिशा हमने क्या रखी, इसकी दिशा ये रहेगी, हमने ये वाला क्षेत्रफल लिया। और वैद्युत बल रेखाओं की दिशा की इस दिशा में, तो वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में कार्य करेगा, तो वैद्युत बल इसके बीच बना कोण कितना है, थीटा कोण है। तो इस पर एक केंद्र पर क्या घन कोण आंतरिक होगा, और घन कोण का मान डी ओमेगा बराबर क्या बताया था बच्चों, बताया था dA cos θ/r²। जब इसका हम करेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, यहाँ थीटा रहेगा। अब उसके बाद जब इसका निगमन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos थीटा बना रहे, cos थीटा अब बाहर आ जाएगा, cos थीटा dA/r² जगह हम डी ओमेगा रख सकते हैं। तब इसका इंटीग्रेशन रखेंगे और ये केंद्र पर कोण डी ओमेगा का मान बताया था कि ओमेगा बराबर कितना आया था, 4 पाई, कितना आया था, 4 पाई। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों गॉस की प्रमेय के बाद गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग आएंगे, तो उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं उनको हम बताते हैं। एक आपका आता है आवेश का पृष्ठ घनत्व, एक आपका आता है आवेश का आयतन घनत्व, एक आपका आता है आवेश का रेखीय घनत्व। पहला दिया गया आवेश का पृष्ठ घनत्व। पृष्ठ यानी कोई क्षेत्रफल जिसका निकालना होगा, कोई भी आकृति मान सकते, ये गोले मान लिया। ये गोले में अगर इस पृष्ठ का हमें पृष्ठ है तो इसका क्षेत्रफल होगा, क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। तो इस पर जो आवेश की मात्रा है वो एक समान रूप से दी गई है, तो लिख सकते हैं +Q आवेश किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल में, बनाने के लिए परिभाषा कैसे, +Q आवेश किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल में एक समान रूप से वितरित हो, एक समान रूप से दिया जाए, तो इस आवेश तथा इस पृष्ठ के आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर आपका होता है Q/A। समझ में आया बच्चों, सिग्मा बराबर होता है Q/A, यानी Q क्या, ये आवेश है, तो किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश दिया जाता है, तो इस आवेश तथा इस पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। अगर आवेश का आयतन दिया गया, तो कोई भी आकृति दी गई है उसका अगर आयतन निकालना है, 3D आयतन घनत्व निकालना है, तो इस पर आवेश की मात्रा क्या एक समान रूप से दी गई, कैसे दी गई, एक समान रूप से वितरित है। तो इसका आयतन या आयतन घनत्व क्या होता है, रो बराबर क्या होता है, Q/V। यानी कैसे बता सकते हैं, यदि किसी आयतन, यदि +Q आवेश किसी आयतन में एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से दिया जाता है, ये आकृति है, इस पर क्या +Q आवेश एक समान रूप से दिया गया है, तो ये आवेश तथा इसके आयतन, इस पृष्ठ का आयतन क्या है, V के अनुपात को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। यानी कोई भी 3D होगी उस पर एक समान रूप से आवेश दिया जाता है, तो वो आवेश तथा आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं, आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं आवेश का रेखीय घनत्व, इसे क्या लोमड़ा बोला जाता है, यानी लेमड़ा से प्रदर्शित करते हैं। यानी रेखीय, रेखा यानी लंबाई होगी, क्या होगी, लंबाई। तो ऊपर सब में तो आवेश है, नीचे क्या है, जो बोला गया है। पहले में क्षेत्रफल था, पृष्ठ यानी क्षेत्रफल नीचे हो गया, दूसरे में आयतन नीचे हो गया, रेखी यानी लंबाई होगी L, आयतन को V से, क्षेत्रफल को A से, लंबाई को L से, बस हो गया। अब उसमें क्या, ये तार क्या है, तो ये तार की कोई लंबाई होगी, इस तार में एक समान रूप से दिया जाता है क्या, आवेश। तो जो आवेश है तथा उसकी लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। एक बार पुनः देख लेंगे, क्या बताया, आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो कोई आपका पृष्ठ दिया गया है, उस पर एक समान रूप से आवेश दिया गया है, तो ये आवेश तथा क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व। यानी +Q आवेश किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित है, तो आवेश तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। आवेश का आयतन घनत्व क्या कहते हैं, किसी आयतन पर, यदि +Q आवेश किसी आयतन पर एक समान रूप से वितरित है,
तो आवेश तथा इस आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं? आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का रेखीय घनत्व की बात करता है तो रेखीय घनत्व क्या है? एक रेखा यानी तार की लंबाई हो गई। तो प्लस क्यू आवेश किसी तार की लंबाई में एक समान रूप से वितरित है तो आवेश तथा तार की लंबाई के अनुपात को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम मात्रक की बात करते हैं तो इसका मात्रक देखेंगे, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इसकी विमा की बात करते हैं, विमा क्या होगी? विमा निकालेंगे तो कूलाम की विमा होती है 80 और मीटर की विमा L यानी L स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं L माइनस का 280, ये इसकी विमा हो गई। इसका मात्रक की बात करते हैं, आवेश का आयतन आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम और आयतन यानी कि मीटर क्यूब। इसकी विमा की बात करेंगे तो कूलाम की विमा क्या हो जाएगी? आपकी 80 हो जाएगी और मीटर की यानी L की पावर 3, तो इसकी विमा लिखेंगे L माइनस 3 80। रेखीय घनत्व का मात्रक लिखेंगे तो कूलाम आवेश है तो आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम, नीचे दूरी है, दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर। विमा लिखेंगे तो कूलाम की हो जाएगी 80/L, यानी इसको लिखेंगे तो L ऊपर जाएगा तो L माइनस का 180। ये तीन परिभाषा, इन तीन परिभाषाओं से गॉस की पर इनका तीनों का यूज होगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों।